हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। अरे सब आ जाओ रे, क्या है? हाँ बंद करो, ढक्कन हटाओ यहाँ से। लास्ट क्लास में अपन लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। जी हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है ना, तब तक आप क्या कर रहे थे वैसे सभी? जी हाँ, ये हम पढ़ चुके थे ना कि नारी शक्ति पुरस्कार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम जो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था कि नारी शक्ति पुरस्कार क्या होता है। नारी शक्ति पुरस्कार 8 लास्ट हमारी क्लास 8 मार्च को ही हुई थी, उसके बाद क्लास नहीं हुई थी। और 8 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। उसी दिन हमारी लास्ट क्लास हुई थी ना। हाँ, किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट इसको देता है। किसकी तरफ से देता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। ये लोग हम पढ़ चुके थे। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में एक लाइन समझा रहा हूं, छोटे छोटे प्रोग्राम है इसके बारे में। हाँ मैं लेट हो गया था तो थोड़ा माफ कर सकते हो ना, बेवकूफों लेट हो गया तो क्या हो गया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? एक सवाल बन गया। अब दूसरा सवाल जो इससे रिलेटेड क्या आता है, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में। हाँ, उसी दिन आप कार खरीदे। वेरी गुड, याद है आपको इसका मतलब? वासुमती साहू, आपको याद है ना? बहुत बढ़िया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। मरीज का ट्रीटमेंट करो, थर्सरी प्रिवेंशन रिहेबिलिटेट करो, और डिजीज से बचा दो। प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द पॉसिबल मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करो, ट्रीटमेंट करो, रिहेब, इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं थर्सरी प्रिवेंशन। ये आप तीनों को पता है। आज क्लास नहीं होगी ऐसा नोटिफिकेशन आया था। कहाँ आया था? कहाँ आया था ऐसा नोटिफिकेशन? झूठ बोलते हो राम कुमार मलिंदा। हाँ, ये हो गया अपना नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट। अब छोटी सी बात है जो ये आपके काम की नहीं। अबाउट नेक्स्ट RMNSCHA, पहला सवाल यहां से बनेगा। आप सुनो, इंपोर्टेंट। हाँ, लॉन्ग ड्राइव, वेरी गुड, इधर आओ। RMNCH+A की फुल फॉर्म क्या है? पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, प्लस ए का मीनिंग क्या है? तीसरा क्वेश्चन, ये कब आया था? चौथा क्वेश्चन, इसमें किस किस के ऊपर फोकस किया गया है? तो लिखो, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ। प्लस ए का मतलब है बाद में किसको जोड़ लिया? एडोलेसेंट को जोड़ दिया। किसको जोड़ा? एडोलेसेंट को जोड़ दिया। स्ट्रेटजी, फोकस ऑन RMNCH+A। प्लस स्ट्रेटजी में किसको जोड़ दिया? एडोलेसेंट को जोड़ दिया। किस लिए जोड़ दिया? एडोलेसेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? फीमेल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हमें वाइप्स देना पड़ता है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट। जो किशोर होते हैं, जो एडोलेसेंट लड़के होते हैं, उसमें सबस्टेंस अब्यूज की प्रॉब्लम होती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। ये दोनों प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। नहीं आया था कोई ग्रुप में? झूठ मत बोलो। हाँ, इतना लिख लो फटाफट साथ में। आज शाम को, आज जो उड़ीसा वाला पेपर हुआ था ना, उसको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको शाम को 8 बजे। जो उड़ीसा वाला पेपर है ना, उसको मैं शाम को 8 बजे सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो प्लीज तैयार रहें।
जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो प्लीज़ तैयार रहें। उस क्वेश्चन के बारे में आपको समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर दिया जाएगा। आज जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, शाम को 8 बजे। पता है आपको ये नोटिफिकेशन आया क्या आपके मोबाइल पे, आया कि नहीं आया बताओ, किसी के पास ऐसा नोटिफिकेशन आया है क्या? मुझे लगता है आया है, नहीं आया है तो भी बता दो कि सर नहीं, झूठ बोल रहे हो सर आप, ऐसे मत करो। नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलता, सच बताता हूं मैं। शाम को उड़ीसा वाला पेपर सॉल्यूशन है 8 बजे, आपको पता है क्या? प्लीज बता दो मुझे, नहीं बताना। अरे नॉर्थ सेट के प्रिय विद्यार्थियों, आ गया ना, झूठ क्यों बोलते हो? यूट्यूब पे आ गया देखो। सर्जिकल स्ट्राइक शाम को 8 बजे आ रखा है, शाम को 8 बजे OSSSC पेपर पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, शाम को 8 बजे। झूठ क्यों बोल रहे हो रे तुम? सबके मोबाइल पे आ रहा है फिर भी। हाँ, अब लिखो नेक्स्ट। फंक्शन क्या है? RMNCH+A, इसके क्या फंक्शन है बताओ देखे। पहला सुनो, मेरी बात सुनो, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। जो 11 से 20 साल के लड़के लड़कियां होती है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये होती है, उनको सेक्स एजुकेशन देना पड़ता है। उनकी बॉडी में सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेज आता है, उनकी फिजिकल हेल्थ चेंज होती है, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेज आते हैं जिससे उनको घबराहट भी होती है, उनको कुछ अटपटा भी लगता है, जो उनको एज ए फ्रेंड बनकर, चाहे मदर फादर बताए उनको, चाहे उनका फ्रेंड बताए, चाहे हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताए, उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेज आएंगे। आप भी इसी एज से निकले हो, आप सभी पहले किशोर थे कि नहीं थे? किशोर का मतलब है एडोलेसेंट बॉय, कुछ लोग किशोरी थी, तो सभी किशोर और किशोरियों को मेरा नमस्कार। आप पहले किशोरी थे क्या? हाँ, किशोर का मतलब होता है एडोलेसेंट बॉय, किशोरियों का मतलब होता है एडोलेसेंट गर्ल्स। तो सभी कन्या और कान्हाओं को मेरा, हाँ मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, हाँ ठीक है। ये किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन लोग? RMNCH+A के फंक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेट एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट के फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब आप क्या बन गए? अडल्ट बन गए हो, हाँ ठीक है जी। तो ARCH का फुल फॉर्म क्या होता है? एक सवाल ये बन गया। और फंक्शन क्या है? एडोलेसेंट को सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव एजुकेशन देना, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? एडोलेसेंट गर्ल को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देना, जिसको बोलते हैं वाइप्स। क्या बोलते हैं? वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। कितनी देना? आयरन कितना होगा? 100 mg। फॉलिक एसिड कितना होगा? 500 क्या? mcg। 500 क्या? mcg। फॉलिक एसिड कितना देंगे? वीकली देंगे, याद रखना पड़ेगा। प्रोग्राम आज खत्म हो जाएंगे, प्रोग्राम आज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी या तीसरी स्लाइड चल रही, क्या समझे आप लोग? हम लोग ये समझे, ध्यान दीजिए। RMNCHA का पहला फंक्शन, RMNCHA का दूसरा फंक्शन, एडोलेसेंट गर्ल को आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, साल में 2 बार, ईयर में, साल में 2 टाइम। अल्बेंडाजोल, जो कि वर्म इन्फेस्टेशन की ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी?
वॉर्म इन्फेस्टेशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है? मतलब हेलमंथीज इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेस्टेशन? हेलमिंथीज। हेलमंथीज इन्फेस्टेशन की ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडाजोल। कितना mg देना होता है? 400 mg देना होता है। साल में कितनी बार देना होता है? 2 बार। अब सवाल आएगा, आपने सुना कभी कि पेट में कीड़े मारने की दवा? नाम सुना? बच्चों के पेट के कीड़े मारने की दवा मिलती है, आपने सुना कभी? हाँ, वही समझ में आई, वही ये एल्बेंडाजोल। अब सवाल सुनो, आप लोग फरवरी के बारे में जानते हो? आप फरवरी में वैलेंटाइन वीक के बारे में जानते हो? सभी जानते होंगे। आपको पता नहीं ऐसा तो होता ही होगा, और आप जिस एज में हो आप इश्क विस्क तो करते ही होंगे, है ना? लेकिन 7 फरवरी को क्या होता है, 8 को क्या होता है, 9 10 को हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन आपको 10 फरवरी का दिन याद रखना है कि 10 फरवरी को डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? डी वार्मिंग डे। डी वार्मिंग डे एवरी ईयर कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 10 फरवरी को किया जाता है। इस दिन क्या होता है? एल्बेंडाजोल की टैबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक स्कूल पे, हर एक गवर्नमेंट सेंटर पे दिया जाता है। आपको वैलेंटाइन वीक पता होगा, हाँ सब पता होगा, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, हग डे, बहुत सारे, पता नहीं कौन कौन से डे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आप सभी वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर चुके, अभी आप बड़े हो गए हो ना। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, अब जो बड़े हो गए बड़ी शरारत करते हैं, बन गए ना? हाँ, तो आप ध्यान देते थे। हर साल 10 फरवरी को डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता। मैं इंपॉर्टेंट डे पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। हर साल कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? 10 फरवरी को। ये हो गया याद। तो बताओ, इस डी वार्मिंग से क्या एनीमिया प्रिवेंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर किसी को वर्म इन्फेस्टेशन हो रखा है, उसकी बॉडी में वर्म अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप कुछ भी डाइट लोगे वो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। तो एब्जॉर्प्शन नहीं बनेगा तो उसका जूस नहीं निकलेगा और उसका डाइजेशन नहीं होगा। नहीं होगा तो आपको माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसको आप एनीमिया बोलते हो। तो कभी भी किसी के पेट में कीड़े होते हैं ना, तो एनीमिया होता है, पेन एब्डोमेन होता है। होता है ना जी? ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही बात है। होता है कि नहीं होता? होता है। ये समझ में आ गया। अब लिखो, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम। हमारा हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा खाई है, बहुत ज़्यादा गैप है। कुछ लोगों को इतनी फैसिलिटी है, इतनी फैसिलिटी है जिसकी कोई हद नहीं है, और कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, इवन पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एडोलेसेंट गर्ल के लिए, अर्ली अडल्ट के लिए, अर्ली अडल्ट जो फीमेल होती है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को ध्यान में रखते हुए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम लॉन्च की गई थी एडोलेसेंट गर्ल के लिए। किसके द्वारा लॉन्च की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या मतलब हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कुल मिला के कौन सा डिपार्टमेंट? हेल्थ डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एडोलेसेंट गर्ल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली रूरल एरिया में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, जिसके अंदर
मेंस्ट्रुएशन पेड को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का गोल रखा गया। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज क्या है? क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पीआईडी होने के चांसेस रहते हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन से मिलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलते हैं। राधिका, आप जाके पूछना, मिले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक देखो, ये गवर्नमेंट को फ्री बांटने पड़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट को ये फ्री बांटने पड़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब जो लड़की है 10 से 19 साल की, उसकी मम्मी उसको फ्रेंड जैसा ट्रीट नहीं कर रही है, उसको एजुकेशन की कमी है, उसको पता ही। बहुत सारी पॉपुलेशन के लोग अभी तक इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इन्फेक्शन का एक सोर्स ये भी है, तो इसका भी ध्यान रखें। एम क्या है? हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देना। किसके द्वारा दिया जाता है? आशा के द्वारा। यू नो अबाउट आशा? आशा तो पता ही है आपको, आशा तो पता ही है ना, आशा के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? आशा के द्वारा दिया जाता है। और एक बार यूज करना होता है इसको, 2-4 घंटे यूज करना होता है, सेफ डिस्पोजेबल। और कहां डिस्पोज करना है, इसका विज्ञान कौन देती है? आशा देती है। तो ये हो गया आपका मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम। थोड़ा जल्दी लिखो देखे। हो गया क्या? ये क्या है? पहला सवाल, ये पिक किसका है? ये फोटो किसका है? ये है ममता कार्ड। ममता कार्ड क्या होता है? ममता कार्ड का दूसरा नाम होता है एमसीटीएस। क्या नाम होता है? एमसीटीएस। एमसीटीएस क्या होता है? मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो हॉस्पिटल में वो एएनसी विजिट पे जाती है। एएनसी विजिट पे जाती है तो हॉस्पिटल केयर टेकर के द्वारा, हॉस्पिटल वर्कर के द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा एक कार्ड बनाया जाता है, जिसमें पहले फीमेल की डिटेल लिखी जाती है, फिर न्यूबॉर्न जो जन्म लेगा उसकी डिटेल लिखी जाएगी, उसमें वैक्सीनेशन के बारे में लिखा जाएगा। पहले फीमेल का वैक्सीनेशन, फीमेल का ब्लड ग्रुप, फीमेल का वेट गेन, फीमेल में कोई प्री एक्लेम्पसिया, कोई भी यूरिन शुगर, प्रोटीन, कुछ भी है, एडिमा, एनीमिया, जो भी है सारी डिटेल। मतलब क्या हुआ? माँ और बच्चे का एक कार्ड जो 2009 में लॉन्च किया गया, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ममता कार्ड है। एमसीटीएस बोलते हैं, MCTS, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ममता कार्ड। ये सवाल बन गया, ममता कार्ड का दूसरा नाम क्या है? अब आता है लक्ष्य। व्हाट इज लक्ष्य? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। अब बता लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? देखो, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, एल, ये हो गया XHYA QIV। तो मतलब लक्ष्य क्या है? लेबर रूम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम है लक्ष्य स्कीम। तो लक्ष्य स्कीम किसके द्वारा चलाई गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। और हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? MOHW बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या फुल फॉर्म होती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार स्वास्थ्य कल्याण विभाग बोलते ही है, सबको ही पता है, हम लोग बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसका हेड कौन होता है? हेल्थ मिनिस्टर होता है। उसके द्वारा
लेबर रूम की क्वालिटी, जैसे कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 28 से ज्यादा होना चाहिए, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर होनी चाहिए, स्किल अटेंडेंस होना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को न्यूबॉर्न केयर का ज्ञान होना चाहिए, न्यूबॉर्न रिससिटेशन का पता होना चाहिए, लेबर रूम का अच्छा वेंटिलेटेड होना चाहिए, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ चीजें इसमें सिखाई जाती है। दैट्स कॉल्ड लक्ष्य। लक्ष्य की ट्रेनिंग हो रखी है भावना की, देखो इसका मतलब पढ़ रहे हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड द मैटरनिटी ओटी, मतलब लेबर रूम की अच्छे से ध्यान रखने को क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लक्ष्य। सवाल आएगा तो आप कर लोगे, लक्ष्य किससे रिलेटेड है, आईएमआर से रिलेटेड है, या लेबर रूम की क्वालिटी सुधारने से रिलेटेड है, या कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड है, या फिर कुछ और नाम दे देंगे, या फिर कुछ और नाम दे देंगे। आज आपके हेल्थ प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एजेंसियां पहले खत्म हो गई, हेल्थ प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि क्या क्या बचा है। फिर आता है दक्षता प्रोग्राम। अब देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, एकदम सिंपल है, आप इसमें दिमाग लगाओगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, दिमाग नहीं लगाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ज्यादा सोचोगे तो समझ में नहीं आता ये चीजें। ये कम्युनिटी है, इसको ज्यादा जितना सिंपल रखोगे उतना ही समझ में आएगा। तो दिमाग नहीं लगाने का, हल्का हल्का रखने का, एकदम सिंपल रखने का। इधर आओ, दक्षता का मतलब होता है स्किल। अप्रैल 2015 से लॉन्च हुआ, कोई नहीं पूछेगा है क्या, कुछ भी नहीं है। नर्स हुई, एएनएम हुई, कुछ भी हुआ, हेल्थ केयर वर्कर, उनको डिलीवरी कैसे करवानी उसका स्किल करवाना, उसको दक्ष करना, उस प्रोग्राम का नाम है दक्षता। ट्रेनिंग टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर for the normal vaginal deliveries, that's called Dakshta program. It started in April 2015. That's all. अच्छा, खुशबू बोल रहे हम दिल लगा लेंगे, किससे लगाओगे खुशबू, किस पे लगाओगे रे दिल, दिल किस पे लगाओगे बताओ, हाँ खुशबू किससे लगाओगे दिल। कम्युनिटी से लगाओगे, अच्छा सर से लगाओगे, स्टडी से लगाओगे, बहुत बढ़िया। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बवाल, क्या होता है बवाल, comprehensive and quality antenatal care free of cost all pregnant women on the 9th of every month। हर महीने की 9 तारीख को एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट, एएनसी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कब स्टार्ट हुआ, 2016 में स्टार्ट हुआ। प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, एंटीनेटल चेकअप के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत। अब ध्यान दो इधर, एनीमिया मुक्त भारत क्या होता है, इधर ध्यान दो। पहले बातें हो गई खूब तुम्हारी, तुम बातें करते रहो बस, और कुछ नहीं। सवाल आएगा एनीमिया मुक्त भारत। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ, 6x6 स्ट्रेटजी कौन से प्रोग्राम का गोल है। तो सुनो, एनीमिया मुक्त भारत 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन गोल है, स्ट्रेटजी है 6 6 6 दैट्स कॉल्ड 666 स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या है, आपको बस समझना है और कुछ नहीं करना है। सुनो पहले, एनीमिया मुक्त भारत कि भारत को एनीमिया मुक्त करने के लिए 6 तो बेनिफिशियरी यूज करने हैं, 6 इंटरवेंशन यूज करने हैं, 6 मैकेनिज्म यूज करने हैं। आपको इन 6 में से ये बेनिफिशियरी याद करने हैं, ये कुछ नहीं याद करना। क्या याद करोगे, एनीमिया मुक्त भारत 2018 में लॉन्च हुआ था। 6 लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, इसमें 6 लोगों को आयरन के रिलेटेड ज्ञान दिया जाता है। 6 काम करेंगे और 6 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे कि काम को कैसे करना है। तो आप ये याद करोगे सिर्फ बेनिफिशियरी, ये आपके काम की बात नहीं है। आपको इतना ही याद करना 6x6 स्ट्रेटजी कौन सी बीमारी के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनीमिया मुक्त भारत। क्या बोलते हैं जी, एनीमिया मुक्त भारत। अब 6 कौन सी बेनिफिशियरी है मैं बताऊं आपको, ऐसे बना दो, 6 बेनिफिशियरी लिख दो, 6 इंटरवेंशन लिख दो, 6 मैकेनिज्म लिख दो। ठीक है, अब बीच में ऐसे लिखना चाहो तो 6 लिख सकते हो। ठीक है, बताऊं आपको, अब 6 बेनिफिशियरी हेडिंग लगाओ। एनीमिया मुक्त भारत की 6 बेनिफिशियरी का मतलब किसको बेनिफिट होगा, एक्चुअली ये बेनिफिट होगा किसको, एक्चुअली ये बेनिफिट किसको होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ भाई किसको बेनिफिट होगा। बेनिफिशियरी कौन है, यही तो लिखना है, लिस्ट बनाओ। देखो आप स्टार्ट, इसमें देखो बनाने वाले भी बहुत मतलब इंटेलिजेंट लोग थे। अब इसमें एक बेनिफिशियरी से काम चला सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अलग अलग लिखा। देखना, सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन, क्या प्रेग्नेंट को आयरन चाहिए कि नहीं चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो एनीमिया मुक्त भारत में सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि एनीमिया किसको होता है, प्रेग्नेंट को। आपको पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूं कि 11 से कम अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो उसको बोलते हैं माइल्ड एनीमिया। 11 से 9 को क्या बोलते हैं, माइल्ड। 9 से 7 को मॉडरेट, 7 से कम को सीवियर। बोलते हैं कि नहीं बोलते, WHO के अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया मुक्त भारत के अंदर इंक्लूड किया गया है। प्रेग्नेंट वुमेन के बाद 0 से 6 मंथ के बच्चे की मां, नॉट बच्चा, अरे नॉट इन्फेंट, कौन, लैक्टेटिंग मदर ऑफ 0 to 6 मंथ चाइल्ड। कोई नहीं बोलेगा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि दिख नहीं रहा है। इसीलिए प्लीज न बोलें तो ही अच्छा है। पहले नंबर लिखो, आप लिस्ट बनाओ, आप लिखो बेनिफिशियरी नंबर 1 प्रेग्नेंट वुमेन, लिखो 2
लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर कितने 0 से 6 मंथ बेबी की। अब मदर को छोड़ दो, अब किसको छोड़ दो, मदर को। अब कौन आएगा, बच्चा। अब कौन आएगा, बच्चा। कितने महीने का, 0 से 6 महीने के बच्चे को आयरन नहीं देना है। बच्चा लिखो 6 मंथ टू 59 मंथ। तो नंबर 3 पे लिखो चाइल्ड 6 टू 59 मंथ। चलो भाई नंबर 4 लिखो चाइल्ड, चाइल्ड मतलब मल्टीपल चाइल्ड, दैट्स कॉल्ड चिल्ड्रन, प्लूरल लिखो ना चिल्ड्रन। तो नंबर 4 5 to 9 ईयर। तो लिखो भाई 5 to 9 ईयर चिल्ड्रन। अब क्या लिखोगे, 5 नंबर, 9 ईयर हो गया। अब लिखो इधर 10 to 19 ईयर गर्ल एंड बॉय दोनों, एडोलेसेंट दोनों। और सीधा लिखो 6 नंबर पे 20 से 24 साल की ओनली फीमेल, 20 to 24 ईयर फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव। सवाल आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, अब सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या आएगा, एनीमिया मुक्त भारत में क्या बेनिफिशियरी में क्या इंक्लूड नहीं है। पहला 0 से 6 महीने का बच्चा इंक्लूड नहीं है। कहीं लिखा हुआ है क्या 0 से 6 महीने का बच्चा, नहीं है। 6 महीने से लेके 20-19 साल का लड़का लड़की सब इंक्लूड है। अच्छा चेतना कुछ और ही बोल रही है, लगाओगे, क्यों लगाओगे, पढ़ाई से लगाओ ठीक रहेगा। चेतना पढ़ाई से लगाओगे ना फायदा रहेगा, टूट जाएगा नहीं तो। बेनिफिट क्या है, पढ़ाई से लगाओ। कि कोई मंजिल नहीं जचती सफ़र अच्छा नहीं लगता, कि कोई मंजिल नहीं जचती सफ़र अच्छा नहीं लगता, कि अब मैं अब घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई घर से दूर रह के कर रहे हो ना। कि करूं मैं कुछ सब दुनिया को अच्छा ही लगता है, मगर बिन तुम्हारे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक नॉरसेट नहीं मिल जाए ना तब तक, जब तक नॉरसेट नहीं मिल जाए ना तब तक आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। जो लोग भी आपके बीच में आए ना उसको साइड में कर दो। कोई भी लोग आपके बीच में आए सबको साइड में कर दो। सबको बोलो बाबू नहीं, अभी मुझे पढ़ने दो, अभी नहीं करने का कुछ भी, अभी पढ़ाई नहीं करने का। पढ़ाई को इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो कि पढ़ाई खुद शर्मिंदा हो जाए कि भाई तू क्या चाहता है बोल, सुन ले। गन्ने के रस वाला जब गन्ना निकालता है ना, पहली बार गन्ना जब डालता है मशीन में तो उसमें से जूस निकलता है, दूसरी बार डालता है तो फिर जूस निकलता है, तीसरी बार डालता है तो थोड़ा थोड़ा और निकलता है, चौथी बार डालता है तो और थोड़ा, पांचवी बार कुछ नहीं, गन्ने के आंसू निकलते हैं बेचारे। तो आप इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि किताबों के आंसू निकलने लगे। आप जब 5 बार करोगे ना तो सिर्फ आंसू निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा, फिर जूस नहीं निकलेगा। तो आप भी पढ़ाई इतनी शिद्दत के साथ करो, किताबें खुद बोल उठे कि अब इसमें कुछ नहीं बचा आ रहा है, अब कुछ भी नहीं आ रहा है। बेचारी किताबें बोल चुकी है कि आपने लिख लिख के ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, अब कुछ भी ना मिल रहा है मुझे। अब तेरे को सब याद हो गया, माइंड में सेव कर लो। आज समझ आया। हाँ अब 0 से 6 मंथ की मदर के बच्चे की माँ को मैंने लैक्टेटिंग मदर बोला है राणा जी। किसको बोला है, हाँ तो 5 बार करोगे तो क्या निकलेगा, आंसू ही निकलेंगे, फिर जूस नहीं निकलेगा। ठीक है ना। पहला प्रेग्नेंट, दूसरा लैक्टेटिंग मदर, 0 से 6 मंथ की मदर, तीसरा 6 महीने से 59 मंथ, चौथा 5 to 9 ईयर, फिफ्थ 10 to 19। यहाँ पे सब है, यहाँ पे लड़का लड़की दोनों। 20 से 24 में ओनली फीमेल है, 20 से 24 में ओनली फीमेल है, 20 से 24 में ओनली फीमेल है। तो क्या सवाल आएगा कि बेनिफिशियरी में क्या नहीं है, बेनिफिशियरी में क्या नहीं है, 0 से 6 महीने का बच्चा नहीं है, 20 से 24 साल में ओनली फीमेल है, वो भी कौन सी, रिप्रोडक्टिव एज, जो कि अभी चाइल्ड बियरिंग एज में, जो मतलब सेक्सुअल एक्टिव है।
जो सेक्सुअली एक्टिव है वही, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने के उनके चांसेस रहते हैं। एनीमिया मुक्त भारत में कौन कौन है? प्रेग्नेंट वुमेन, 0 से 6 महीने के बच्चे की माँ, दैट्स कॉल्ड लैक्टेटिंग। 6 महीने से 59 मंथ का बच्चा, 5 to 9 ईयर, 10 to 19 ईयर, सब बच्चा बच्ची दोनों। फिर 20 से 24 ईयर की ओनली फीमेल। डन। ओके डन। और क्या है? इंटरवेंशन क्या है? कुछ भी नहीं, आपको याद नहीं करना। इंटरवेंशन आपको याद नहीं करना, क्योंकि आपको सबको पता है, क्वेश्चन नहीं आएगा। डीवॉर्मिंग टैबलेट देंगे साल में 2 बार, अल्बेंडाजोल। आयरन फॉलिक एसिड देंगे। अच्छा बिहेवियर रखेंगे, सही खाना खाएंगे। एनीमिया के लिए डिजिटल मेथड यूज करेंगे, जो होगा तो लोगों को बताए। आयरन फॉलिक एसिड का फूड ज्यादा खाना खिलाएंगे, और ऐसी बीमारियां जैसे मलेरिया वगैरह से बचाएंगे तो एनीमिया नहीं होगा। तो ये सारी चीजें याद नहीं करना। मैकेनिज्म क्या है? एनीमिया मुक्त भारत गांव यूनिट बनाएंगे, दूसरे मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री स्कूल मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करेगी, एजुकेशन से करेगी, हेल्थ एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से करेगी, वुमेन से करेगी, ताकि स्कूल के बच्चों का भी किया जा सके, एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ाया जा सके। सप्लाई अच्छी रखेंगे, कन्वर्जेंस अदर मिनिस्ट्री के साथ में, अच्छी एक्सीलेंस, जगह जगह सेंटर खोल देंगे, और बढ़िया सा कोई बढ़िया सा लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक बढ़िया चेन बना देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 6 इंटरवेंशन, 6 मैकेनिज्म, 6 बेनिफिशियरी जो आपको याद है, बस इतना हो गया, बहुत है। अब लिखो आप स्कूल हेल्थ सर्विस। आज खत्म हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम, तो प्लीज घबराए नहीं, आज हमारे प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। देखो अभी स्कूल हेल्थ सर्विस पढ़ेंगे कि स्कूल कैसी होनी चाहिए थी, स्कूल खत्म होगी, फिर एनएचएम के बारे में, फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, फिर एनयूएचएम की 1-2 लाइन होगी, 4 काम की आपके, आयुष्मान भारत होगा, फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आप जानते ही हो, नेशनल हेल्थ स्कीम क्या होती है, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, और ये हो गया आधार कार्ड। ऐसे करके हम आज खत्म कर देंगे आपका। अर्थ तो जो नहीं दिख रहा है मैंने वो लिखना ही नहीं था, क्यों दिखाओगे आप? बेवकूफ हो क्या जो दिख नहीं रहा है? चलो लिखो अब नेक्स्ट बात लिखो, स्कूल हेल्थ सर्विस। कौन सी सर्विस? स्कूल हेल्थ सर्विस लिखो। चलो लिखो स्कूल हेल्थ सर्विस। पता है आपको स्कूल हेल्थ सर्विस क्या होती है? जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, ये देखो सर्व शिक्षा अभियान, एक पेंसिल है, एक तरफ ये बंटी बैठा है, एक तरफ ये बबली बैठी है, किताबें हाथ में लेके पेंसिल के ऊपर बैठ रहे, इनको लगता है इससे पढ़ाई होती है। इनको क्या लगता है पता है? इनसे पढ़ाई होगी। बेवकूफ, ये आगे बैठी, ये पीछे इसके हाथ कर रहा है इधर का, तू इधर आ जा, ऐसे ऐसे पढ़ाई कैसे होगी? होगी क्या? लेकिन ये लोगो है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब हर एक के पास में कलम पहुंच जानी चाहिए, इसको बोलते हैं इलिटरेसी खत्म। सीएचएन की अभी तक क्लासें हैं, 15-17 क्लास होगी सीएचएन की, बहुत है। सीएचएन का बहुत टॉपिक बाकी पड़े है अभी, है ना, अभी घबराए नहीं। तो ये किसका लोगो है? सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है। 1961 में एक कमेटी बनी थी, स्कूल हेल्थ कमेटी, इसकी चेयरमैन रेणुका राय थी। इन्होंने क्या बताया था कि स्कूलें कैसी होनी चाहिए। हाँ सीएचएन बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, बहुत जल्दी, 15 अप्रैल से पहले। फिर तो क्या बचा है? एक न्यूट्रिशन तो बचा है। श्रीमती रेणुका राय की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी। उसने बताया कि स्कूल हेल्थ सर्विस एक जनरल हेल्थ सर्विस का एक पार्ट है। ये प्रोग्राम स्टार्ट 1962 में हुआ, कमेटी अब बनी, और पहले ये सेंट्रल के अंडर थी, और 79 में इसको स्टेट के हैंडओवर कर दिया गया। क्या समझे आप? अब सुनो, 96 में कमेटी बनी, बन के तैयार हो गई, 1962 में प्रोग्राम लॉन्च हो गया, 97 तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था, 1979 में इसको स्टेट गवर्नमेंट में दे दिया गया। ये समझ में आया? इसमें सवाल क्या बनेगा? एक तो बस ये सवाल बनेगा, स्कूल हेल्थ कमेटी के चेयरमैन कौन थे। अब सवाल क्या बनेगा, आपका क्लासरूम कैसा होना चाहिए। रेणुका राय जब अध्यक्ष बनी, जब चेयरमैन बनी, जब चेयरवुमेन बनी, तो चेयरपर्सन बनी, तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। अब सारी रिकमेंडेशन ऐसी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन दिया था। इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। क्या दिया था अपन बात करते हैं।
कि भाई स्कूल ऐसी होनी चाहिए, एक क्लास में इतने बच्चे होने चाहिए, क्लास में इतनी खिड़कियां होनी चाहिए, क्लास का कलर ये होना चाहिए, लेट बाथ सेपरेट होने चाहिए, कितने स्टूडेंट के ऊपर कितना वॉशरूम होना चाहिए, क्लास के अंदर कितनी परसेंटेज जगह पे सीढ़ियाँ खिड़कियाँ होनी चाहिए, पानी पीने की फैसिलिटी कितनी होनी चाहिए। (1979) हैंड ओवर टू स्टेट। ऊपर वाला सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, नीचे वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लोगो है। अब देखो इसकी रिकमेंडेशन क्या है, क्या सजेशन दिए कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। सबको ही पता है क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। सही बात है, होना भी चाहिए। फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए, 25% पे डोर और विंडो होनी चाहिए। पूरा क्लास है, उसके टोटल सरफेस एरिया के स्क्वायर फीट के 25% जगह पर क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि क्लास के अंदर आने का और जाने का एक ही रास्ता कर दिया, खिड़कियां है ही नहीं। ये बात ध्यान रखना है। ऐसे बताया, वो फॉलो कोई नहीं करता है, बस वो तो रिकमेंडेशन देंगे ना। एक स्टूडेंट के लिए 10 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का कोई रूम है तो उसके अंदर 100 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं बैठा सकते। और रूम 600 स्क्वायर फीट का ही होना चाहिए क्लासरूम, जिसमें 60 स्टूडेंट बैठ सके, बस इतना ही। पंद्रह को नहीं हो पाएगा ना, 30 अप्रैल तक होगा, 7 महीने लगते हैं, तो प्लीज माइंड ना करें। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, 2 मई तक होगा, इसका मतलब 7 महीने लगेंगे। इससे पहले पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होता है। व्हाइट वॉश, क्लासरूम का कलर एकदम व्हाइट होना चाहिए, ऐसा बगुले जैसा व्हाइट, एकदम व्हाइट होना चाहिए, होना ही चाहिए। वेरी गुड। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग लेबोरेटरी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो तो होता ही चाहिए, सबको ही पता है, होना ही चाहिए। स्टूडेंट 60 के लिए एक यूरिनल, ऐसा नहीं हो 500 स्टूडेंट है, एक यूरिनल है, सारे जने वॉशरूम के लिए गए, वेट लाइन लगा के खड़े हैं, तब तक ब्रेक खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 60 स्टूडेंट के रेशियो में एक होना चाहिए। ठीक है, मैं कर दूंगा, अभी रिपीट कर दूंगा। समझ गए आप क्या है स्कूल हेल्थ कमेटी की रिकमेंडेशन? समझ गए क्या? समझ गए। हाँ, क्लासरूम वाइट होना चाहिए, 60 स्टूडेंट के ऊपर एक यूरिनल होना चाहिए, बॉय और गर्ल्स के लिए अलग अलग होना चाहिए, 25% फ्लोर की जगह होनी चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए 10 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी। ऐसा करने से स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं, खुश रहेंगे, खुले खुले रहेंगे। और तो क्या होता है, कुछ तो ऐसे एक दूसरे के घुटने भिड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के बाल आपस में टकरा जाते हैं। हमारे क्लासरूमों में कहीं कहीं अपन देखते हैं क्या होता है, यहाँ बैठते हैं, मुंह में मुंह डाल के बातें करते रहते हैं, क्या चल रहा है तेरे, क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है, और बातें करते रहते बेवकूफ, कहीं बहुत सारी बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है इधर वाली पेन इधर चली गई, इधर वाली रजिस्टर इधर चला गया। एक जब छुट्टी होती है तब उनका रजिस्टर वो बैग में डाल देता है, उनका रजिस्टर वो बैग में डाल देता है, इतनी बातें चलती है, एक दूसरे के चप्पल ऐसे ही। ऑफलाइन वाला भी 7 महीने लगता है करण, है ना, लगता है। हाँ, अब लिखो खुशी, लिखो इधर NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन में आप क्या लिखोगे बताओ मेरे को? ये वैसे लिखने वाली बात नहीं है। क्यों लिखने वाली बात नहीं है? क्योंकि नया लोगो आ चुका है NFHS सर्वे का।
मैं वो पढ़ाऊंगा, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नई रीडिंग है वो पढ़ोगे तो सही रहेगा। नेशनल हेल्थ मिशन सब 2013 में आया था, अब क्या है नेक्स्ट वो अपन अभी यहाँ नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ इतना लिख दो, ये मत लिखना, क्योंकि अपन NFHS का सर्वे पढ़ेंगे, ये पुरानी बातें हो चुकी है और पुरानी बातें अपन लोग नहीं पढ़ेंगे अब। नेशनल हेल्थ मिशन मई 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके क्या गोल थे क्या नहीं थे बस नहीं, आपको एक लाइन लिखना है, बस एक लाइन लिखना है और कुछ नहीं, ये नहीं पढ़ना। अब ये पुराना हो गया ना, अब क्योंकि क्या है, अब 2020 का NFHS का सर्वे आ चुका है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 5th सर्वे बोलते हैं जिसको। पहली बार 1992 में हुआ था, ऐसा करते करते 2020 में 5 हो चुके हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि 2015 में ये था, 12-14 में ये हो गया, ये हो गया। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे तो भी लेटेस्ट नहीं है हमारे पास। लेटेस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा जब डेमोग्राफी पढ़ाऊंगा, NFHS का सर्वे पढ़ाऊंगा, उसमें चीजें बताऊंगा। जैसे इसमें देखो, आप टारगेट बनाया था कि 2017 तक IMR 25 करना था, तो 2014 तक कितनी हो गई, 39 हो गई, लेकिन अभी 2020 में और भी कम हो चुकी है। MMR 100 करना था 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर कितनी करना था, 100, 1000 के ऊपर 1 मतलब 1 लाख के ऊपर चेक करते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितनी हो गई, 2014 तक 167 हो चुकी है 1 लाख के ऊपर। TFR 2.1 करना था, 2014 तक 2.3 हो चुकी है और 2020 में 2 हो चुकी है। MMR 97 हो चुकी है। लेप्रोसी 10,000 के ऊपर 1 से कम केस हो चुका है, न्यू इंसिडेंस 0 हो चुका है। समझ आ गया? हाँ हाँ, ये पड़ोसी स्टूडेंट बहुत बदमाश होते हैं, इनको कॉपी पेन मत दिया करो आप, ये वापस ही नहीं आएंगे अगले दिन क्लास। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। अब लिखो स्वच्छ भारत मिशन। देखो ये छोटे छोटे सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गांव को, सड़कों को, रोड को साफ करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट, अब बोलो ये डेट क्यों चुनी और ये जगह क्यों चूज किया, ये पहला सवाल बन गया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर की डेट क्यों चूज की और राजघाट क्यों चूज किया, 2 सवाल। और स्वच्छ भारत मिशन का लोगो क्या है, चश्मा, अरे किसका चश्मा है ये, 3 बात। सभी करवाएंगे, ऑल कंप्लीट करवाएंगे ना। ये चश्मा मोदी जी का है, बेवकूफो तुम क्या बात कर रहे हो रे, 2 अक्टूबर मोदी जी का जन्मदिन आता है क्या, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का बर्थडे आता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बर्थडे आता है। तो 2 अक्टूबर को, और गांधी जी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी, स्वच्छता, तो नाम दे दिया स्वच्छ भारत मिशन। और ये चश्मा किसका है, महात्मा गांधी जी का। तो गांधी जी का चश्मा नहीं लग रहा आपको, तो स्वच्छ भारत मिशन का लोगो क्या है, गांधी जी का चश्मा, बीच में लिख दिया स्वच्छ भारत। कब जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, तो ये लिख दिया 2 अक्टूबर। राजघाट क्या है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। बड़े बड़े लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, जो बड़े बड़े हैं
उन सब की समाधि का पर्टिकुलर नाम है। तो जो गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट। तो राजघाट से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया और उनका लोगो रखा गया गांधी जी का चश्मा, एक कदम स्वच्छता की ओर। मोदी जी का 17 सितंबर को आता है, उस दिन आपके नॉरसेट का पेपर है। क्या है? मोदी जी के बर्थडे के दिन तो सवाल आ सकता है, सवाल आ सकता है कि 17 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद कर लेना, आ जाएगा पेपर में। क्या आता है मैं आज नहीं बताऊंगा। 17 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये स्वच्छ भारत मिशन का मेन गोल क्या था? ओपन डेफिकेशन, मतलब हर घर पे लैट्रिन बनाना है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। कब तक? 2019 तक। ये 2019 तक क्यों बोला भाई? इसका भी कारण बताओ। 2019 तक की ओपन डेफिकेशन पर क्यों? 17 तक, 15 तक, 16 तक, 14 तक, 18 तक, ऐसा क्यों नहीं? राजघाट उनका ग्रेवयार्ड है, समाधि स्थल है, महात्मा गांधी जी का शमशान स्थल है, जिसको बोलते हैं समाधि स्थल। 2019 को क्यों भाई ये मतलब गोल रखा गया कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है? वेरी गुड। पेशेंट सेफ्टी डे, पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, आएगा। दो 2019 क्यों? ये 2019 ही क्यों चूज किया गया? 2 अक्टूबर 2019 ही कि ओपन डेफिकेशन फ्री करेगा। क्यों? अरे महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती है। क्यों? 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, उसके 150 साल पूरे होते हैं 2019 में। तो महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2019 तक पूरे भारत को हम ओपन डेफिकेट फ्री कर देंगे। चुनाव का कोई लेना देना नहीं है इसमें, इसमें महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी का लेना देना है। समझ गए? 150वीं। कौन सी? 150वीं। बेवकूफ कैसी बातें करते हो तुम। स्वजल धारा किससे रिलेटेड है? साफ पानी, स्वच्छ पानी से रिलेटेड है। कब स्टार्ट हुई? 25 दिसंबर 2002। बस इतना वर्ड याद कर लो, 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा, फिनिश। एनयूएचएम क्या होता है? देखो, एनआरएचएम पढ़ा आपने, कुछ भी फर्क नहीं है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनयूएचएम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। बस पॉपुलेशन 50,000 की 60,000 के ऊपर एनयूएचएम के एक पीएससी होना चाहिए। सीएससी 2,50,000 की पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए, पीएससी 50,000। देखो अब सुनो एक बात, बहुत काम की बात बताऊं आपको। पीएचसी नॉर्मल होता है 20,000 से 30,000, सीएससी होता है 80,000 से 1,20,000, सब सेंटर होता है 3 to 5। ये तो नॉर्मल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। अकॉर्डिंग टू एनयूएचएम पूछ ले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, पीएचसी इतने के ऊपर, सीएचसी इतने के ऊपर। उसमें होती है आशा। एनआरएचएम में क्या होती है? आशा। तो एनयूएचएम में क्या होगी? आशा का मतलब है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्ट, इसमें होगी अर्बन सोशल हेल्थ एक्ट, ऊषा। एनआरएचएम है आशा, इसमें ऊषा। आया समझ में? क्या है
सीएचसी की पॉपुलेशन 80,000 से 1,20,000 होती है, लेकिन एनयूएचएम के अकॉर्डिंग, देखो सिटी है, मान लो सिटी में कोई सीएचसी होगी तो भाई उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सिटी की डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है इसका मतलब वहाँ कम जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिटी में कम जगह पे ज़्यादा, गाँव में ज़्यादा जगह पे कम लोग रहते हैं, इसीलिए ये चेंज है। गाँव में पीएससी होती है 20,000 से 30,000, यहाँ पर 50 to 60। सिटी में CSC होती है 2,50,000, but in rural area, in secondary level, in block level, it is on 80 to 120। बस याद है। फ्रंट लाइन वर्कर होती है, जो NRHM की फ्रंट लाइन आशा होती है, इसकी ऊषा होती है। 25 से 35 साल एज होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, 10,000 से 1,000। देखो गांव के अंदर आशा होती है 1,000 की पॉपुलेशन, यहाँ पर 1,000 से 2,500, क्योंकि सिटी की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ज्यादा होगी तो घर तो क्या होंगे, ज्यादा घर होंगे, मतलब 200 से 500। एक घर में लगभग 5 लोग होते हैं एवरेज, तो काउंट कर लो, अगर 200 घर है तो 5 से काउंट करोगे तो कितना आएगा, 1,000। अगर 500 हाउस है, काउंट करोगे तो कितना होगा, 2,500। तो उषा या तो 200 से 500 घर बोल दो, होम बोल दो, या 1,000 से 2,500 पॉपुलेशन बोल दो, एक ही बात। आशा रूरल एरिया में, उषा सिटी में। उषा 1,000 से 2,500 के ऊपर, आशा 1,000 के ऊपर। हो गया। आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट 1 फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया। सब सेंटर को, आयुष्मान भारत का मेन गोल क्या था, सब सेंटर का नाम बदल के क्या कर देंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसके ऊपर CHO रहते हैं। CHO का सेंटर कौन सा होता है, हेल्थ एंड वेलनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अपने प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अपने बजट 1 फरवरी 2018 को सब सेंटर का नाम बदल के क्या कर दिया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। कितने किए, 1.5 लाख। और क्या किया, हॉस्पिटलाइजेशन 10 करोड़ पूरे इंडिया में कितनी फैमिली है, बहुत सारी, लगभग 30 करोड़ फैमिली हो सकती है मान लो, तो लगभग तो उनमें से 10 करोड़ गरीब परिवारों को पर फैमिली 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने आयुष्मान भारत। क्या दे दिया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। तो अपने बजट में बोला, 2 काम किए आयुष्मान भारत के तहत, सब सेंटर का नाम बदल के हेल्थ और वेलनेस सेंटर कर दिया। 10 करोड़ गरीब परिवार, 10 करोड़ पुअर फैमिली को पर फैमिली 5 लाख रुपए का। अब क्या स्टार्ट किया, पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर कौन सा इनोग्रेट किया गया, पीएम सेल्फ, खुद पीएम के द्वारा किया गया। फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनोग्रेटेड बाय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 14 अप्रैल 2018 को इनोग्रेट किया गया। सवाल आएगा, फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया कौन से स्टेट में, आप बोलो छत्तीसगढ़ में, कौन सी जगह, बीजापुर में, कब, 14 अप्रैल, कब, 14 अप्रैल।
डन, डन हो गया। अब आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 से रांची झारखंड से, कहां से? झारखंड के रांची से। PMJAY प्योर केसलेस, मतलब पूरी ऑनलाइन, प्योर पेपरलेस, पूरी ऑनलाइन स्कीम है। हर फैमिली को 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता है, फ्री हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है। कौन कौन देते हैं? न सिर्फ ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट ने पेनल्ड कर रखा है। सवाल सुनो, क्वेश्चन सुनो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कौन कौन से हॉस्पिटल देते हैं? गवर्नमेंट प्लस सेलेक्टिव प्राइवेट हॉस्पिटल। सेलेक्टिव का मतलब जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, उनको दे रखा है टाई, जिनको हायर कर रखा है। कितने रुपए पर फैमिली? 5 लाख रुपए। ये स्कीम कैसी है? पेपरलेस, कैशलेस है, प्योर ऑनलाइन है। कब लॉन्च की गई? 23 सितंबर 2018। किसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM जय। किसकी जय? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। टोल फ्री नंबर क्या है आयुष्मान के पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के? 14555। डन। जल्दी करो, थोड़ा सा रह गए, 3 स्लाइड बाकी बड़ी। NHA, PMDHM, ऐसे करके 3 पड़ी अभी तक, जल्दी करो। अब लिखो नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान का टोल फ्री नंबर क्या? 14555। अभी NHA क्या है? कुछ भी नहीं है। NHA को बारे में कुछ मत पढ़ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, उसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आपको आयुष्मान कैसे लागू करना है, क्या रूल बनाने, क्या रेगुलेशन बनाने हैं, हेल्थ को कैसे पूरे इंडिया में मेंटेन करना है, उसकी एजेंसी का नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। देखो कितना सिंपल है। NHA नेशनल हेल्थ एजेंसी है, जो कि 23 मई 2018 से इंप्लीमेंट हुई है। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो वापस इसको चेंज किया गया 2 जनवरी 2019 में। इसका काम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इंप्लीमेंटेशन करना। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और इसका जो हेड होता है वो हेल्थ मिनिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ अथॉरिटी है और हेल्थ का इंचार्ज कौन होता है? हेल्थ मिनिस्टर होता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है वही है। बस सिंपल बात, क्या समझे आप? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजेंसी बनाई गई है। पहली बार तब बनी थी, इसको वापस रिकंस्टिट्यूट किया गया और इसका इंचार्ज होता है जो हेल्थ मिनिस्टर, जो अभी कौन है? मनसुख जी मांडवीय सर है। क्यों हेल्थ मिनिस्टर ही इसका इंचार्ज क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है। जल्दी लिखा? आप लिख लिया आपने? हो गया? अब देखो, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, पहला इसका फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च किया गया और इसको नेशन वाइड
प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को NHA के साथ में कब जोड़ा गया? ये 3 डेट याद कर लो, बस फिनिश हो गया। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, पहला सवाल। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कब लॉन्च हुई? नेशन वाइड रूल आउट ऑफ द PMDHM कॉन्सिडर्स विद NHA के साथ में कब जुड़ गई? डिजिटल हेल्थ मिशन है। बस ये 3 बातें लिख, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुई? 15-20 को, 15 अगस्त 2020, द 15 ऑफ अगस्त 2020। बस लिखो, जल्दी लिखो। अब आपके कम्युनिटी में कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, इसके बाद में आपको मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फिर अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक बाकी रहे हैं, है ना? हो गया? ये क्या फोटो, ये किसका फोटो है बताना, ये बहुत फेमस सवाल है। नेशनल, इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है, प्रोग्राम या अलग ही लिखना है छत पे। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। इसमें सवाल आता है एस का मीनिंग क्या है, या पूछ लेते हैं इस सी का मीनिंग क्या है, या पूछ लेते हैं इस सी का मीनिंग क्या है। तो पूरा लिखो, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ, मैं अभी समझाऊंगा इसको अच्छे से, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। पहला सी का मतलब क्या है? कैंसर। फिर क्या मतलब है भाई? डायबिटीज। फिर क्या मतलब है? कार्डियोवास्कुलर, CVS। फिर क्या है भाई? स्ट्रोक। पिछली बार पेपर में सवाल पूछा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कंट्रोल एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और एस का मीनिंग क्या है? स्ट्रोक का मतलब होता है CVA। स्ट्रोक को हम CVA भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CVA बोलते हैं। इसमें से सवाल आएगा, आपको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है कि स्ट्रोक को CVA भी बोलते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। ये लोगो किसका है? नॉन कम्युनिकेबल बीमारी का लोगो है। तो ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है। देखो बताओ, कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है? नहीं फैलता। डायबिटीज ट्रांसफर होता है? ट्रांसमिट नहीं होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, बाकी ट्रांसमिट नहीं होता। कार्डियोवास्कुलर इन्फेक्शियस बीमारी है क्या? नहीं है। सारी नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है। इन्फेक्शन एक से दूसरे में नहीं जाती। तो ये सवाल पिछले पेपर में पूछा, एस का लास्ट वाला एस का मीनिंग क्या है? CVA, या स्ट्रोक बोल दो या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोल दो, बस सिंपल सी बात। लास्ट सवाल, आधार की फुल फॉर्म क्या? अब एक चीज याद लिख दो, आप घर जाके जितने भी नोट्स देखना, अपने नोट्स मतलब नोट, पैसों वाले नोट, 1 रुपए से लेके 2000 रुपए तक, सबके पीछे किसकी पिक मंडी हुई है वो आप घर जाके लिख लेना। इतना आपके लिए होमवर्क है, ये जरूर आप घर जाके कर लेना। इतना काम तो कर ही सकते हो, क्योंकि इनमें से आपका सवाल नॉर्थ साइड में पूछा जाएगा।
कि 20 रुपए की नोट के पीछे किसका फोटो है, 1000 के ऊपर किसका है। 1000 का नोट होता है क्या 1000 का नोट? हाँ हाँ कर रहे हो पीछे। 500 के ऊपर किसका है, 2000 के ऊपर किसका है, 100 के ऊपर किसका है, 50 के ऊपर किसका है, 20 के ऊपर किसका है, S200 के ऊपर किसका है ना। अब कौन कौन से टॉपिक हो गए मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन से टॉपिक होता है। आई विल डिस्कस विद यू। देखो मैं बताता हूँ, सुनो। आप ओ फैमिली प्लानिंग डेमोग्राफी बचा हुआ है ना। आप नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, आप डेमोग्राफी, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो आज आप डेमोग्राफी। पढ़ा हुआ नहीं है ना, चलो डेमोग्राफी हेडिंग लगाओ फटाफट। अपन फटाफट डेमोग्राफी करते हैं फिनिश, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में कुछ कुछ नया। डेमोग्राफी क्या होता है, को आप में से कौन बताएगा मुझे, डेमोग्राफी क्या होता है, चलो बताना। हाँ डेमोग्राफी बताना क्या होता है। डेमस का मतलब होता है पॉपुलेशन, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। आप तो समझ गए होंगे डेमोग्राफी क्या होती है। फिर व्हाट इज डेमोग्राफी, बोलो डेमोग्राफी होती क्या है। हेडिंग लगा दो डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। पहले डेमोग्राफी खत्म हो जाएगी फिर हम फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे। बताओ डेमोग्राफी क्या होती है, जल्दी बताओ। पढ़ तो नहीं लिया ना डेमोग्राफी। क्या होती है डेमोग्राफी बताओ। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सुनो एक बात, काम की बात सुनो। डेमस का मतलब ये एक्चुअली पीपल होता है और ग्राफी का मतलब एक्चुअली स्टडी होता है, ज्ञान होता है। तो जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। अब ये डेमोग्राफी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ये वर्ड पहली बार किसने दिया था, जॉन ग्रंट ने दिया। ये बहुत काम का टॉपिक है। फैमिली प्लानिंग और डेमोग्राफी आपके कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द फैमिली प्लानिंग डेमोग्राफी। तो आप सोच लेना कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही टॉपिक में से 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका ध्यान रहेगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं रहेगा तो क्या आएगा। डेमोग्राफी कितने प्रकार की हो सकती है, आप क्या एक होती है फॉर्मल डेमोग्राफी, एक होती है सोशल डेमोग्राफी, एक होती है बेसिकली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए होती है। देखो डेमोग्राफी बेसिकली दो प्रकार की, एक फॉर्मल एक सोशल। क्या समझे आप, फॉर्मल क्या होती है, सोशल क्या होती है। इधर आओ पढ़ो आप, फिर समझ में आएगा। पॉपुलेशन की प्रोसेस का पता लगाने को बोलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। अब कितने लोग हैं इसका पता लगा दिया तो इसको तो बोल देंगे फॉर्मल डेमोग्राफी। अब वो लोग इकोनॉमिकली कैसे हैं, कल्चरली कैसे हैं, सोशली कैसे हैं, उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। देखो एक तो सिर्फ नंबर में कितने हैं, एक नंबर के साथ साथ पैसे वाले कितने हैं, गरीब कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, सोशलाइजेशन कैसा है, कल्चर कैसा है, उनका साथ में स्टडी करने को बोलते हैं सोशल डेमोग्राफी। दोनों समझ में आया। कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की हो गई। द डेमोग्राफी हैविंग द टू टाइप। डेमोग्राफी के एलिमेंट, एलिमेंट कितने हो सकते हैं। या तो डेमोग्राफी में ये दो, कोई ये एक अपना है इंडिया, या तो इंडिया बहुत बड़ा 140 करोड़ का हो सकता है या 20 करोड़ का हो सकता है। तो या तो साइज बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। तो डेमोग्राफी में दो चीज, या तो बड़ी या छोटी। दूसरी कंपोजिशन, कौन 140 करोड़ में आधे मेल हो सकते हैं आधे फीमेल हो सकते हैं। मतलब 100 कंपोजिशन का मतलब, जो डेमोग्राफी का मतलब है पीपल, पीपल की स्टडी, लोगों का ग्रुप। अब लोगों के ग्रुप में या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दो ही तो होंगे और कौन होंगे। तो दूसरा कंपोजिशन, कंपोजिशन के अंदर कौन सा जेंडर है
कौन सा एज ग्रुप है, कोई 0 से 1 साल का होगा, कोई 1 से 3 होगा, कोई 3 से 6 होगा, कोई 6 से 12 होगा, कोई 12 से 20 होगा, कोई 20 से 35 होगा, कोई 35 से 65 होगा, कोई मोर देन 65 होगा। मतलब क्या हुआ, मेल फीमेल इसमें भी होगा, मेल फीमेल इसमें भी होगा, मेल फीमेल इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें, मतलब या तो छोटे बड़े होंगे या फिर कंपोजिशन छोटा बड़ा होगा। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहां पर इतने हैं, कल के दिन 1000 लोग अमेरिका चले जाए, 2 लोग कहीं और चले जाए, कोई लंदन चले जाए, कोई रूस चले जाए, कोई यूक्रेन चला जाए, कोई इधर से इधर आ जाए, तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या समझे, एलिमेंट, डेमोग्राफी 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों को एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, तीनों को हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या समझे, 2 प्रकार की होती है और 3 इसके एलिमेंट होते हैं, साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 एलिमेंट समझ में आ गए। ईसीएस का मतलब समझ में नहीं आया, ई का मतलब इकोनॉमिकल, पैसों से रिलेटेड, सी का मतलब कल्चर, एस का मतलब सोशलाइजेशन। इकोनॉमिकल, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पीपल की स्टडी ना करके उनके साथ साथ में नंबर ऑफ स्टडी के साथ में वो लोग पैसे वाले हैं, करीब है, कल्चर है, नॉर्म है, रेगुलेशन है, सोसाइटी, वो सारी चीजें चेक कर ली जाती है। डन, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आपको, आया कि नहीं आया बताओ। इतना समझ में आया तो फिर मैं कुछ आगे की बात करता हूं। एलिमेंट का मीनिंग क्या हुआ भाई, देखो या तो कम हो सकती है पॉपुलेशन या ज्यादा हो सकती है। कंपोजिशन का मतलब पॉपुलेशन में कौन कौन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकती है, जनरल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन या आ सकते हैं या जा सकते हैं। अब आता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन चेंज होना। अभी इतने लोग हैं, मान लो 100 लोग रहते हैं कहीं पर, या तो कोई 100 से बाहर जाएंगे, ये देश दूसरा है, या इससे आएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, 2 ही तरीके, या आएंगे या जाएंगे। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स में कुल 3 चीजें हो गई। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है आना या जानना। ये माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं आना, दूसरे को बोलते हैं जानना। भाई इन और आउट 2 ही तो होते हैं। तो आप 10th क्लास पढ़े थे तो आपको पता है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया था आपके स्कूल वालों ने। जब आप 12th क्लास में पढ़े थे तो आपको पता है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया था आपके स्कूल वालों ने कि आप आउट ऑफ स्टेट किसी भी दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट लाइक एनओसी, कि हमारे बोर्ड से ये बंदा पढ़ा है, ये स्टूडेंट, ये संजना लड़की है, हमारे स्टूडेंट बैच से पढ़ी है, हमारे बोर्ड से पढ़ी है, आपके इसमें एडमिशन ले सकती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट पता आपको, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट पता है क्या, यू नो अबाउट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पता है कि नहीं पता है। निधि पंचाल, खुशी पांडे, खुशबू सिंह, नाज तंवर, राम कुमार मलिंदा, पूजा, कोमल मिश्रा, आगे बताओ, आगे बोलो फटाफट जल्दी, प्रतीक्षा, कृष्णा, विशाखा, लड़कियों के कमेंट आते हैं। 12th वाले देते थे ना। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। मान लो ये है इंडिया, ये है रशिया, इसकी पॉपुलेशन मान लो 135 करोड़ है, इसकी 35 करोड़ है ओनली। तो कुछ लोग इधर से इधर जाएंगे, कुछ लोग इधर से इधर जाएंगे, तो 2 तरीके। तो माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक इमिग्रेशन और एक एमिग्रेशन। ई का मतलब होता है एग्जिट, आई का मतलब होता है इन। अब समझ गए आप, अब आप आंसर समझ गए हैं। इमिग्रेशन, कोई पर्सन एक देश छोड़ के जाता है, जैसे इंडिया से कुछ लोग बाहर चले गए, उसको बोल देंगे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब एग्जिट, बाहर चला गया। दूसरा इमिग्रेशन, अरे इन, आई मतलब इन, ई मतलब एग्जिट। क्या समझे, आई मतलब इन, ई मतलब एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर चला गया, आई मतलब अंदर आ गया। इसको दोनों को मिला के बोलते हैं माइग्रेशन।
तो डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट दो तरीके से, आना या जाना। आने को बोलते हैं इमिग्रेशन, जाने को बोलते हैं एमिग्रेशन। यू नो, समझ आ गया? समझ आ गया आपको? आ गया? आया कि नहीं है बताओ? अब आता है डेमोग्राफिक प्रोसेस। 5 होते हैं। डेमोग्राफिक प्रोसेस कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस कर ले, फिर अपनी क्लास आज खत्म करते हैं यहीं पे। डेमोग्राफिक प्रोसेस कितने होते हैं? प्रोसेस भाई 5 होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं? फर्टिलिटी, demographic process continuously on a population that determine size, composition, distribution। प्रोसेस का मतलब किससे अफेक्ट होती है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन किससे अफेक्ट होती है? अगर फर्टिलिटी, कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बताइए क्या पॉपुलेशन चेंज होगी कि नहीं? अरे होगी ना। तो फर्टिलिटी से चेंज होती है। मैरिज, शादी करोगे तो फर्टिलिटी होगी, फर्टिलिटी होगी तो बच्चे होंगे। मैरिज से भी चेंज होती है कि नहीं होती? होती है। मोर्टेलिटी, किसी की डेथ हो गई, मान लो पहले 1000 लोग थे, उसमें से 10-20 लोगों की डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन में 980 लोग बचे, तो चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई, चेंज हो गई। माइग्रेशन, पहले इंडिया में 140 करोड़ लोग थे, 10 करोड़ बाहर चले गए, माइग्रेशन इधर से उधर चले गए, या 10 करोड़ आ गए, तो बताइए चेंज हुई कि नहीं हुई? सोशल मोबिलिटी, कोई लोग मोबिलिटी इधर से उधर और चले गए, सोशल मोबिलाइज हो गए। सवाल आएगा डाइवर्स, इन 6 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेमोग्राफिक प्रोसेस चेंज नहीं होता? नहीं होता। ये नहीं आया तो ऐसा आएगा मॉर्बिडिटी, कोई बीमार हो गया, किसी को फीवर आ गया, तो क्या पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे फीवर आने से उसकी डेथ थोड़ी हुई है। मॉर्टेलिटी, अगर डेथ होती है तो पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, शादी होती है तो पड़ता है, फर्टिलिटी होती है तो पड़ता है, जाता है तो पड़ता है, मोबिलिटी सोशल इधर उधर होता है तो पड़ता है, अदरवाइज थोड़ी पड़ेगा। मॉर्बिडिटी, बीमार होने पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कल तैयार हो जाएगा। अगर उसकी वजह से डेथ हो जाएगी तो फर्क पड़ेगा। तो 5 प्रोसेस है। सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेमोग्राफिक प्रोसेस? नाम दे देगा 6th ऑप्शन मॉर्बिडिटी। क्या दे देगा? 3 इनमें से दे देगा, 1 मॉर्बिडिटी दे देगा। सही कर लोगे? सोशल मोबिलिटी का मतलब अभी यहां रह रहा है, कल रूस चला गया, रूस जाके वहां शादी कर ली, वहीं सोसाइटी बचा ली, वहीं जाके रहने लग गया, वहीं किसी को सेनोरेटा बना दिया, यहां से चला गया और वहां जाके सेनोरिटा करने लग गया, तो फिर क्या होगा? होगा ना मोबिलाइजेशन, सोशल चेंजेज। यहां सोसाइटी थी, उसको छोड़ के कहीं बाहर मोबिलाइजेशन चला गया, सोसाइटी कहीं और बसा ली अपनी। डन हो गया ना? अब डेमोग्राफिक साइकिल में 5 स्टेज होती है, यूट्यूब पे मैं डिस्कस कर चुका हूं, कल और करेंगे। कल और करेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ठीक है, सही बात है। जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, 8 बजे पेपर सॉल्यूशन है उड़ीसा वाला, प्लीज जरूर देखें। बहुत सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेपर में आ सकते हैं, तो प्लीज ध्यान दें, देखें, समझे। 2 घंटे चलेगा, लगभग 1.5 घंटे चलेगा। मैं फास्ट और सुन लो, 8 बजे मैं पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, फास्ट स्पीड से करवाऊंगा। जो समझ में नहीं आया तो वीडियो धीरे करके देख ला, मैं स्पीड से करवाऊंगा, फास्ट एक्सप्लेनेशन। जिसको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया, क्योंकि इसको आप वापस देख सकते हो। थैंक यू सो मच सरिता। ओके।